कलेक्टर साहब साइकिल पर अपनी मां को अस्पताल ले जा रहे थे। तभी दरोगा ने उन्हें रोका और थप्पड़ मारा। फिर कलेक्टर साहब ने जो किया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। यहां पर रहने वाला सुरेश बहुत गरीब और निम्न जाति के परिवार में जन्मा था। बिहार के इस गांव में आज भी जाति प्रथा बहुत प्रचलित थी। छुआछूत में लोग बहुत मानते थे। इस गांव में जो ऊंची जाति के लोग थे उन्हें पटेल कहा जाता था और जो नीची जाति के लोग थे उन्हें शूद्र माना जाता था। इस गांव के जितने भी मंदिर थे वहां पर छोटी जाति के लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि कुएं में पानी भरने के लिए भी उन्हें अलग बिठाया करता जाता था। अगर छोटी जाति का कोई बच्चा स्कूल पढ़ने आता था तो उसे टेबल पर न बिठाकर नीचे जमीन पर बिठाया जाता था। बिहार के उस गांव के लोगों की सोच बहुत छोटी थी और बहुत छुआछूत की समस्या थी। सुरेश ने अपनी मां से सवाल किया कि मां, भगवान ने हम सभी को 2 हाथ, 2 पैर, नाक और आंखें देकर भेजा है। हम में और उनमें कोई असमानता नहीं है। हम सब एक समान हैं। फिर भी ये लोग हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों करते हैं? आखिर हमने इनका क्या बिगाड़ा है? तब सुरेश की मां ने उससे कहा कि बेटा, हम लोग गरीब हैं। हम ना तो पैसों के मामले में उनकी बराबरी कर सकते हैं और ना ही जात के मामले में। इसलिए हमारे लिए अच्छा यही रहेगा कि हम चुप बैठकर केवल ये अन्याय सहते रहे। सुरेश पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, जिस वजह से उसकी मां का सपना था कि वो बड़ा होकर एक सरकारी अधिकारी बने। लेकिन जब वो स्कूल जाता था तो वहां भी उसके साथ अन्याय होता था। उसे टेबल पर बैठने को नहीं दिया जाता था। उसे नीचे चटाई बिछाकर जमीन पर बिठाया जाता था, क्योंकि गांव के ऊंची जाति के पटेल लोगों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ने आते थे। शिक्षक भी सुरेश के साथ बहुत भेदभाव करते थे। तब अक्सर वो इसकी शिकायत अपनी मां से करता था, लेकिन सुरेश की मां हमेशा उससे कहती थी कि तुम नीचे बैठो या टेबल के ऊपर, तुम विद्यालय बैठने के लिए नहीं जाते, आराम के लिए नहीं जाते। तुम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो, कुछ कर दिखाने के लिए विद्यालय जाते हो, ज्ञान अर्जित करने के लिए विद्यालय जाते हो। तुम्हें इस गांव में पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिल रहा है, वही बात बहुत बड़ी है। इसलिए अपनी जिंदगी में इस बात का अफसोस मत मनाओ कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। हमेशा इस बात की खुशी मनाओ कि भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। सुरेश के पिता मजदूरी का काम करते थे और रोजाना के 300 रुपए कमाते थे, जिसमें से 200 रुपए की शराब पी लिया करते थे और घर पर आकर उसकी मां के साथ बहुत मारपीट करते थे। सुरेश को ये बातें पसंद नहीं आती थीं, क्योंकि वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था। एक दिन शराब पीकर सुरेश के पिता ने उसकी मां को बहुत मारा। उनके पूरे शरीर पर निशान बन गए। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तब उसकी मां ने सुरेश से कहा कि बेटा, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी बनाना चाहती हूं। जब तुम सरकारी अधिकारी बन जाओगे तो इस गांव से छुआछूत का अंत कर पाओगे, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है। जब तुम सरकारी अधिकार बन जाओगे, तुम्हारे पास पावर होगी, तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी। उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। यहां तक कि गांव के पटेल भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। इसलिए जिंदगी में मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें कुछ बड़ा करके दिखाना है। सुरेश के पिता अक्सर सुरेश को किसी होटल या रेस्टोरेंट में नौकरी करने को कहते थे। उनका कहना था, पढ़ाई लिखाई से हम छोटी जात वालों का कुछ नहीं होता, हमें आगे चलकर मजदूरी ही करनी है। तुम किसी होटल में नौकरी कर लो, 2 पैसे घर में आएंगे तो घर खर्च में मदद मिलेंगे। लेकिन सुरेश की मां ने हमेशा उसे हिम्मत दी, हमेशा उसे हौसला दिया और कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम पढ़ो और मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम जिंदगी में जब आगे जाओगे, हमारा नाम रोशन करोगे, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी कीमत होगी। सुरेश भी अपने माता के बलिदान को अच्छी तरह से समझता था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सुरेश की पूरी जिंदगी बदल दी। उस समय सुरेश की उम्र तकरीबन 16 साल थी और वो 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। उस दिन रविवार होने के कारण विद्यालय का अवकाश था। तभी उसकी मां के सीने में अचानक तेज दर्द होने लगा और वो दर्द से तड़पने लगी। जब सुरेश ने अपनी मां को दर्द में तड़पता देखा तो अचानक उसके होश उड़ गए। उस समय उसके पिता भी मजदूरी पर गए हुए थे। तब उसने देखा कि बाहर एक साइकिल पड़ी हुई है, जो पड़ोसी की साइकिल थी।
वो साइकिल पर अपनी मां को बिठाकर अस्पताल की ओर रवाना हुआ। उसकी मां को होश नहीं था, लेकिन जैसे तैसे वो सुरेश को पकड़कर साइकिल पर बैठी हुई थी। उस समय सुरेश की मां पानी पानी अपने मुंह से चिल्ला रही थी। उसे पानी पीना था। सामने गांव के एक ऊंची जाति के पटेल का घर था। सुरेश ने उनका दरवाजा खटखटाया। तब गांव के एक पटेल बाहर आए और उसने जब सुरेश को देखा और समझा कि ये तो छूटी जाति का लड़का है, तो उसे धक्का मारकर दूर गिरा दिया और कहा, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अब हमें हमारी चौखट को गंगाजल से धोना पड़ेगा। जिसके बाद सुरेश ने रोते रोते हाथ जोड़ते हुए उनसे कहा कि मेरी मां दर्द से तड़प रही है, मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूं। उसका कंठ सूख रहा है। अगर आपसे हो सके तो थोड़ा सा पानी मुझे दे दीजिए, ताकि मैं अपनी मां को जल पिला सकूं। लेकिन उन लोगों का कहना था कि तुम्हें जल पिलाकर हम खुद की पवित्रता को भंग नहीं कर सकते। जाओ यहां से, अपनी मां को लेकर कहीं और जाओ, और आज के बाद इस दरवाजे पर आने की गलती मत करना, वरना हाथ पैर टूटवाकर घर भिजवा दूंगा। उस दिन सुरेश ने 2 से 3 घरों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी ऊंची जाति के व्यक्ति ने उसकी मदद नहीं की। सबका एक ही कहना था कि तुम्हारी औकात नहीं है हमारे दरवाजे पर आने की, जाओ अपनी मां को यहां से लेकर चले जाओ। सुरेश समझ चुका था कि अब उसे कहीं से नहीं मदद मिलने वाली। वो गांव के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी मां को लेकर चला गया, जो गांव से 3 किलोमीटर बाहर बना हुआ था। लेकिन उस अस्पताल के बाहर ही उसे एक दरोगा मिल गया और उसने साइकिल पर आ रहे सुरेश को रोक दिया और कहा कि कहां जा रहे हो, तुम्हारी औकात है? इतने बड़े अस्पताल में अपनी मां का इलाज कराने की पता है यहां पर कितना पैसा लगता है? तब सुरेश ने कहा कि अभी मेरी मां को सख्त इलाज की जरूरत है। अगर इन्हें इलाज नहीं मिला तो इनकी जान जा सकती है। पैसा मैं कुछ दिनों में चुका दूंगा। लेकिन दरोगा ने सुरेश को एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि ये अस्पताल वाले तुम्हारे सगे संबंधी नहीं लगते। जाओ यहां से 3 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल है, वहां जाकर मां का इलाज कराओ, क्योंकि यहां भी प्राइवेट अस्पताल में कोई तुम छोटी जाति के लोगों को छुएगा नहीं, हाथ नहीं लगाएगा। कोई तुम्हें इस अस्पताल में नहीं लेगा। यह बात सुनकर सुरेश के होश उड़ गए। आखिर इलाज के नाम पर भी इतना भेदभाव कैसे हो सकता है? फिर उसने साइकिल पर अपनी मां को बिठाया और 3 किलोमीटर दूर अस्पताल जाने के लिए रवाना हुआ। जैसे तैसे 15 से 20 मिनट का सफर तय करके वो सरकारी अस्पताल पहुंचा और अपनी मां से कहने लगा, मां देखो अस्पताल आ गया है, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन तब तक सुरेश की मां दम तोड़ चुकी थी। उनका देहांत हो चुका था। अगर गांव के पटेल लोग सही समय पर उन्हें पानी पिला देते तो शायद उन्हें जीने का थोड़ा समय मिल जाता। गांव के प्राइवेट अस्पताल में सही समय पर उन्हें देख लिया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। अगर वो दरोगा सख्ती दिखाने के बजाय सुरेश की मदद करता तो शायद आज सुरेश की मां की जान बच पाती। लेकिन किसी भी इंसान ने उसका साथ नहीं दिया। सबने मानवता को त्याग कर हैवानियत दिखाई। उस दिन सुरेश टूट चुका था। उसने ठान लिया था कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिन जिन लोगों की वजह से उसकी मां की जान गई है, वो सबको सबक सिखा कर रहेगा, क्योंकि उसने उस दिन जो दर्द सहा था वो बहुत भयंकर था। लेकिन उस समय उसे अपनी मां की एक बात याद आ रही थी कि बेटा, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम बड़े सरकारी अधिकारी बन गए तो ये सारे लोग तुम्हें सलाम करेंगे, क्योंकि पावर सबसे बड़ी होती है, जाति उसके बाद आती है। उस दिन सुरेश ने अपना गांव छोड़ दिया। अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी एक छोटी फोटो अपने पर्स में रखकर वो पास के शहर चला गया। यहां तक कि सुरेश के पिता को भी ये बात पता नहीं थी कि वो कहां गया है, कि इस उद्देश्य से गया है। लेकिन वो जानता था कि उसे जीवन में आगे क्या करना है। पास के शहर पहुंचकर उसने सुबह सुबह अखबार बेचने का काम शुरू किया और जो पैसा मिलता था उससे वो पढ़ाई लिखाई करता था। उसने अपने 12वीं की कक्षा वहीं से पूरी करी और काफी अच्छे अंकों के साथ वो पास हुआ। अब समय था कॉलेज में दाखिला लेने का और यूपीएससी की तैयारी करने का, क्योंकि यही एक वो मौका था जिससे वो बड़ा मुकाम हासिल कर सकता था। तभी उसे जानकारी मिली कि एक एनजीओ छोटी बस्ती के लोगों की मदद कर रहा है। कुछ ऐसे लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखने में असमर्थ है। ये एनजीओ होने के पढ़ाई का खर्चा उठाता था। सुरेश, जो कि कॉलेज में पढ़ना चाहता था, यूपीएससी की परीक्षा देना चाहता था, लेकिन पैसे उसके पास नहीं थे, जिस वजह से वो गस्ती में जाकर बैठ गया। जब एनजीओ वाले वहां आए
तो सुरेश ने हाथ जोड़कर उनसे मदद मांगी और कहा कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। मेरे गांव में छुआछूत बहुत फैली हुई है। मैं कलेक्टर बनके अपने गांव में मौजूद जाति प्रथा का अंत करना चाहता हूं। इसी वजह से मैं अपने गांव को छोड़कर इस शहर में आया हूं ताकि यूपीएससी की परीक्षा पास कर सकूं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं समाज को सुधारने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करूंगा। उन एनजीओ वालों को सुरेश की बातें पसंद आईं और उन्होंने सुरेश का सिलेक्शन कर लिया। अब उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उस एनजीओ की थी। एक अच्छे कॉलेज में बीए की पढ़ाई वो करने लगा और साथ में एक अच्छे कोचिंग संस्थान से यूपीएससी की तैयारी करने लगा। लेकिन सुरेश ये बात जानता था कि उसे कोई गलती नहीं करनी है। एक एक मौका उसके लिए बहुत जरूरी है। अपने 3 साल की कॉलेज की पढ़ाई में उसने तीनों साल यूपीएससी की तैयारी करी। वो चाहता तो उसी साल यूपीएससी की परीक्षा दे सकता था, लेकिन वो हर एक बात को कंठस्थ करना चाहता था, हर एक चीज को अच्छे से याद करना चाहता था। 3 साल बाद जब उसका कॉलेज का ग्रेजुएशन पूरा हुआ, तब उसने यूकाप की पीएससी की परीक्षा दी। पिछले 3 सालों में उसने रात दिन एक कर दिए थे। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से यूपीएससी की परीक्षा में झोंक दिया था। केवल 4-5 घंटे वो रोज सोता था और रोजाना यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करता था। उसे खुद पर विश्वास था। 3 साल के बाद जब उसने परीक्षा दी तो उसकी मेहनत का सफल परिणाम आया और यूपीएससी की परीक्षा में उसके बहुत अच्छे अंक आए। सुरेश को यह बात जानकर खुशी हुई कि कम से कम इस परीक्षा में जाति प्रथा नहीं देखी जाती, वरना उसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। आरक्षण के तहत उसे और फायदा हुआ, जिसके बाद सुरेश छोटी जाति का था और उसके नंबर बहुत अच्छे थे। इस वजह से उसे इंटरव्यू पास करने के बाद कलेक्टर साहब का पद सौंपा गया। इसकी घटना से पूरे देश भर के लोग बहुत प्रोत्साहित हुए। किस प्रकार एक छोटी जाति के बच्चे ने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया था। उसकी मां का देहांत हुए और उसे गांव छोड़े तकरीबन 7 साल हो चुके थे और इन 7 सालों में उस शहर में उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। अपनी मेहनत के दम पर इस कलेक्टर के पद को हासिल किया था, जिसके बाद उसका बिहार के पटना शहर में ट्रांसफर हुआ और कलेक्टर साहब का पद उसे सौंपा गया। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे उसने काम किए, रात दिन एक करके मेहनत करी और अपना नाम चारों ओर गुंजायमान कर दिया। लेकिन उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, उसके गांव से छुआछूत की प्रथा का अंत करना। 3 से 4 साल अपनी ड्यूटी निभाने के बाद तकरीबन 10 से 11 साल हो चुके थे। अपने गांव पुनः लौटे, जिसके बाद उसने अपने कार्यालय से 10 दिनों की 7 छुट्टी ली। उसका उद्देश्य जो था वो भली भांति वो जानता था। उस दिन वो सादे कपड़ों में एक छोटी जाति का व्यक्ति बनकर, जिसने कटे फटे कपड़े पहन रखे थे, रंग को थोड़ा काला कर लिया था और वो अपने गांव पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद उसने देखा कि अभी भी विद्यालय में छोटी जाति के बच्चों को नीचे बिठाया गया है। गांव के मंदिरों में केवल पटेल ही पूजा कर रहे हैं। छोटी जाति के लोगों को पूजा का अधिकार बंद हो चुका था और वो पहले से ही बंद था। सुरेश को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि 10 साल के बाद भी आज भी उनका गांव उसी दौर में जी रहा था। लेकिन सुरेश अब बदलाव लाना चाहता था, कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता था और सबका पर्दाफाश करना चाहता था। कलेक्टर साहब ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने पटना शहर के कार्यालय से एक बूढ़ी कांस्टेबल औरत को अपने गांव साड़ी पहनकर बुलाया और एक ऐसा नाटकीय रूपांतरण किया जिसके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कलेक्टर साहब खुद बेटे बन गए और उस बूढ़ी मां को अपनी मां बनाया। और जिस प्रकार 10 साल पहले जो घटना घटित हुई थी, एक बार फिर से वही घटना दोहराई गई। ऐसा दिखाया गया मानो उस बूढ़ी महिला को तेज दर्द हो रहा है और उसका बेटा यानी कलेक्टर साहब उसे साइकिल पर अस्पताल लेकर जा रहे हैं। सबके सामने ऐसी स्थिति ही रखी गई, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी जेब के ऊपर एक स्टिंग कैमरा लगा लिया था ताकि वो इन लोगों के स्वभाव को, इनकी दोगली सच्चाई को कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। अब अपनी मां को दर्द में तड़पता हुआ लेकर कलेक्टर साहब सबसे पहले गांव के पहले पटेल आदमी के पास पहुंचे और कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, मेरी मां दर्द से तड़प रही है। लेकिन जब उस पटेल ने देखा कि यह तो छोटी जाति का इंसान है तो उसे गुस्सा आ गया और उसने कलेक्टर साहब को धक्का दे दिया और कहा कि तुम्हारी चौखट पर आने की औकात कैसे हुई? लोग दूर दूर से ही इस घर को प्रणाम करके निकल जाते हैं। छोटी जाति के लोगों का यहां आना मना है। हम तुम्हें पानी तक नहीं पिला सकते। तुमने अगर हमारे पानी का गिलास छू लिया
तो भी हम अपवित्र हो जाएंगे। ये सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थीं। इसी तरह 2-3 और घर कलेक्टर साहब अपनी मां को लेकर गए। बूढ़ी औरत दर्द आने का नाटक कर रही थी और कलेक्टर साहब का साथ दे रही थी। जिस घर पे वे गए वहां पर उन्हें छोटी जाति का कहकर नकार दिया गया, जिसके बाद वे गांव के प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, जहां एक दरोगा मौजूद था। पहले भी यहां एक दरोगा रहता था, लेकिन अब दरोगा बदल चुका था, लेकिन उस दरोगा का रवैया उस पहले के दरोगा के समान था उसका। कलेक्टर साहब को यह कहना था कि इस अस्पताल में मत जाओ, तुम छोटी जाति के लग रहे हो, यहां केवल बड़ी जाति के लोगों को ही लिया जाता है। तुम अगर अंदर जाओगे तो अपने समय का बर्बाद करोगे, यहां से चले जाओ। लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब ने बात नहीं मानी और वह अपनी मां को लेकर अंदर चले गए। काउंटर पर आकर उन्होंने कहा कि मेरी मां की तबीयत खराब है ना, तुरंत एडमिट कर लिया जाए। लेकिन काउंटर वालों का कहना था कि पहले तुम्हें 50,000 रुपए जमा कराने होंगे। तुम्हारी मां की तबीयत खराब ज्यादा लग रही है, इनका ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। लेकिन कलेक्टर साहब का कहना था, मैं तो गांव की छोटी जाति का छोटा इंसान हूं, मैं तो मजदूर आदमी, उतने पैसे कहां से लेकर आऊंगा। तभी उन लोगों ने कहा कि आप अपनी मां को लेकर यहां से जा सकते हैं, हम आपका इलाज नहीं कर सकते, पैसों के बिना या कुछ नहीं होता। ये सारी बातें स्टिंग कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी थीं। तब कलेक्टर साहब ने अपना असली रूप लिया। वही कड़क आवाज, वही चेहरे पर तेज लौट आया। बूढ़ी औरत जो दर्द से कांप रही थी, वह भी खड़ी हो गई। सब यह लोग देखकर हैरान रह गए। उसी समय कलेक्टर साहब ने अपनी एक टीम को पटना बुलाया और हॉस्पिटल को सील करने के आदेश दिए। पुनः अपने गांव पहुंचे और गांव के पटेलों को पंचायत में एकत्रित किया और कहा कि अब मैं इस गांव की छोटी जाति का सुरेश नहीं हूं, बल्कि पटना शहर का कलेक्टर सुरेश हूं। यह बात सुनकर सब पटेलों के होश उड़ गए। वे कलेक्टर साहब की जय जयकार करने लगे और उन्हें से सलाम करने लगे। लेकिन उसी समय पुलिस के एक टुकड़ी गांव में पहुंच गई। चूंकि स्टिंग कैमरा में सारे सबूत उनके खिलाफ आ चुके थे, उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने एक असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं की थी और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था। मरते मरते एक आदमी का उन्होंने साथ नहीं दिया। उनको सजा तो मिलनी ही थी। 3 से 4 ऊंची जाति के लोगों को हवालात की हवा खानी पड़ी, जिसके बाद सभी की अक्ल ठिकाने आ गई। सुरेश ने घोषणा करी कि अब ये गांव मेरे अधीन है। आज के बाद अगर इस गांव में किसी ने भी जाति को लेकर भेदभाव किया तो उसे जेल जाना होगा। इस गांव का बच्चा विद्यालय में टेबल पर भी बैठेगा। इस गांव का व्यक्ति मंदिर में जाकर भोलेनाथ का अभिषेक भी करेगा। इस गांव का व्यक्ति समान रूप से कुएं में से पानी भी निकालेगा और सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये नारा उन्होंने उस गांव में दिया, जिसके बाद गांव में सुखों की लहर आई और एक बार फिर से सब कुछ सही हो गया। उसी दिन सही तरह से सुरेश की मां की आत्मा को भी शांति मिल पाई, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था वो पूरा हो चुका था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके विचार रखते कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।